Good evening, everyone. By this time, you already know that we cover almost 300 SME companies and bring out the finest 15-20 investable ideas. तो आज उन्हीं में से एक बहुत ही फाइनेस्ट आइडिया के बारे में मैं आपसे बात करने वाले हूँ, जो कि एक SME बोर्ड पे लिस्टेड कंपनी है, नीतू योशी लिमिटेड. सो नीतू योशी लिमिटेड इज़ अ 5-year old उत्तराखंड बेस्ड स्टील कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट्स इंडियन रेलवेज को डिलीवर करता है. तो जो उनके कंपोनेंट्स हैं मेजरली वो ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, प्रोपल्शन सिस्टम्स है, एक्सेल्स हैं, बोगी कंपोनेंट्स हैं, ये सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है. कंपनी 2020 से बिजनेस में आई थी एंड दे स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग बिजनेस, बट इन 2023 दे पुट अ होल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हरिद्वार. तो ये कंपनी क्यों हमारी लिस्ट पे आई और क्यों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसका सिंपल रीज़न ये है कि कंपनी इज़ अ RDSO क्लास A अप्रूवल लिस्ट, जो वेंडर्स के लिए लिस्ट बनी है इंडियन रेलवेज़ में. तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड दूँ तो सिंपल ये रहता है कि इंडियन रेलवेज़ में कोई भी टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता स्पेसिफिकली जो सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ ने एक सर्टिफिकेशन जारी किया हुआ है. जब तक आपकी कंपनी के पास वो सर्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप वेंडरली अप्रूव नहीं होंगे टेंडर्स में पार्ट लेने के लिए. और जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो सर्टिफिकेशन है इंडियन रेलवेज़ का, वो इस कंपनी को मिला हुआ है, जो कि एक हाई एंट्री बैरियर बनाता है इस बिज़नेस के लिए और एक हाईली डिफेंडेबल मोट बिज़नेस बनाता है. तो अगर मैं बहुत ही डिटेल में बिज़नेस मॉडल ब्रेक डाउन करके बताऊँ आपको कि कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली मान लीजिए कि जैसे इंडियन रेलवेज़ को 10,000 ब्रेकिंग ब्लॉक्स का एक ऑर्डर देना है, क्योंकि एक नए वंदे भारत के लिए वो लोग एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ईच एंड एवरी ब्रेकिंग ब्लॉक 5 kg 7 kg के अराउंड रहता है, बहुत ही प्रिसाइसली मैन्युफैक्चर्ड होता है और उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हाईली मेटल से सोर्स किए जाते हैं ताकि वो हीट और प्रेशर दोनों ही झेल सके. क्योंकि ऑब्वियसली अगर ट्रेन लॉन्ग जर्नीज पे जा रही है इतना वेट लेके और उसे टाइम पे ब्रेक मारनी है, उसे एक्सीडेंट्स कोलिजन से बचना है, तो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स बिकम एक्सट्रीमली सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट. इसलिए ये जो सर्टिफिकेशन है बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस बिज़नेस के लिए. सेकेंडली, अब जब रेलवे टेंडर फ्लोट करेगा तो 90% ऑफ वेंडर्स विल बी आउट बिकॉज उनके पास RDSO अप्रूवल नहीं होगा. बट दिस कंपनी ऑलरेडी हैज़ इट, जो कि इस बिजनेस में जिस पार्ट्स में ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देर आर ओनली 6 to 7 वेंडर्स ओनली जो कि इसको फुलफिल करते हैं, जो कि कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बताया था. अब इस सर्टिफिकेट की बात ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट 2.5 से 5 साल की टेस्टिंग होती है, ट्रेलिंग होती है, ऑडिटिंग होती है, क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह रहते हैं. फिर आपके थोड़े बहुत पार्ट्स लेके उसको टेस्ट किया जाता है 3 साल तक रेलवेज़ में. उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है. तो जो अप्रूवल साइकिल है बहुत ही लंबी है, ये हर किसी को नहीं मिलती है, इसलिए ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है. नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब नीतू योशी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा और मान लीजिए कि उसे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है 10,000 ब्रेकिंग ब्लॉक्स के लिए, तो उसके बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनका कुछ ऐसा रहेगा कि वो पहले जो एलिमेंट्स वगैरह रहते हैं कि मैंगनीज, सिलिकॉन, कार्बन वगैरह और जो आयरन के वो स्क्रैप्स वगैरह रहते हैं उन्हें मेल्ट किया जाता है ऑलमोस्ट 1500 डिग्रीज़ में. उसके बाद उन्हें मोल्ड्स में डाला जाता है, जो कि ब्रेकिंग ब्लॉक का एक मोल्ड उन्होंने बनाया होगा, उसके अंदर वो मेल्ट करके डाला जाता है, उसे शेप दी जाती है. फिर उसे धीरे धीरे कूल किया जाता है ताकि वो हार्डन हो जाए और उसमें से क्रैक्स ना डेवलप हों. उसके बाद उसको फिर दोबारा हीट किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए. उसके बाद उसको CNC मशीन से कट किया जाता है ताकि 0.1 mm का भी वेरिएशन ना हो. ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग जैसा ही है जो कि एरोस्पेस और डिफेंस में होता है, क्योंकि ये बहुत ही सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट है, इसलिए 0.1 mm का भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए. इसलिए CNC मशीन से उसको बहुत ही प्रिसाइसली कट किया जाता है. उसके बाद उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह होता है, वो 2-3 राउंड से निकलता है क्वालिटी इंस्पेक्शन की, और उसके बाद उसको पेंट किया जाता है ताकि वो रस ना हो. ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ब्रेकिंग ब्लॉक बनाने का. उसके बाद व्हेन दे आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि जो उन्होंने बनाया वो एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है, उसके बाद ये चीज़ रेलवेज़ को दी जाती है. अब इस बिज़नेस मॉडल की सबसे ख़ास बात ये है कि जो इंडियन रेलवेज़ का जो केपेक्स है इस टाइम ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास है, और वो 2 लाख करोड़ में से 30 से 40,000 करोड़ सिर्फ कास्टिंग आयरन, स्टील एंड आयरन कास्टिंग वगैरह के प्रोडक्ट्स में ही यूज़ होता है, जो कि इनकी डायरेक्ट बेनिफिशरी है. उसके बाद जो रेवेन्यू है वो रेकर करता है ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में, बिकॉज जो ब्रेकिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं, वो वेयर आउट हो जाते हैं, तो उन्हें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है. और एक बार आप मान लीजिए कि RDSO अप्रूवल लिस्ट में आ गए और आपने एक बार वंदे भारत ट्रेन में अपने ब्रेकिंग ब्लॉक्स और प्रोपल्शन सिस्टम देना शुरू कर दिया, तो आप रिपीटेडली रेलवेज़ के उसमें लिस्ट में आ जाते हो और आपके एक रिकरिंग रेवेन्यू बन जाता है.
नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाई मार्जिन जो होता है सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स में, वो इसलिए मैटर करता है क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि उसमें रेलवेज प्रायोरिटाइज करता है कि क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस ज़्यादा भी हो तो चलेगा, बट क्वालिटी मैटर ज़रूर करती है, स्पेशली ब्रेकिंग ब्लॉक्स में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई सब स्टैंडर्ड ब्रेकिंग ब्लॉक कंपनी ने इंडियन रेलवेज में लगा दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के, कोलिजन के, जिसमें बहुत लोग मर सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, वो हर कोई डेवलप नहीं कर सकता और हर कोई उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं होता उसे डेवलप करने का। रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करते हैं कंपनी की, ऑलमोस्ट 75% रेलवेज से आता है, 20% OEMs की तरफ से आता है जो कि रेलवेज के पार्ट ही मैन्युफैक्चर करते हैं। मान लीजिए किसी को वैगन बनाना है, जैसे तीतागढ़ वैगन वगैरह है, रेल वैगन वगैरह है, जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उनको ये पार्ट्स देते हैं। और 5% लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो कि प्रिसिशन पार्ट्स वगैरह मांगते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में। अगर मैं बाय प्रोडक्ट कैटेगरी रेवेन्यू को बाइफरकेट करूँ तो 20 to 25 रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेकिंग सोल्यूशन से आता है, अनदर 25-30 बोगी और सस्पेंशन वगैरह से आता है, और 15 to 20% कपलिंग से आता है, और बाकी का बचा हुआ एक्सेल्स वगैरह से आता है। अगर मैं ग्रोथ कैटलिस्ट की बात करूँ, ये कंपनी इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो इसके पीछे ग्रोथ कैटलिस्ट लगे हुए हैं दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। FY26 में कंपनी मतलब जो हमारे जो इस साल का बजट था उसमें हाईएस्ट एवर बजट एलोकेट किया गया था इंडियन रेलवेज के लिए 2.65 लाख करोड़, जो कि अपनी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रहा है। और जो इंडियन रेलवेज में डायरेक्टली बोला गया है कि जो हमारे पास इस टाइम पे 100 वंदे भारत ट्रेन है जो कि नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर 400 जाने वाली है। तो जो 4x ग्रोथ है उसमें डायरेक्टली बोगी कंपोनेंट्स, आपके एक्सेल्स, ब्रेकिंग्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स, वो डायरेक्टली जो भी लगेंगे वो यही कंपनी सप्लाई करती है। उसके बाद फिर मेट्रो रेल एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बेंगलुरु फेज़ 2 चल रहा है, पुणे में ट्रेन आ रही है, मुंबई में ट्रेन आ रही है, दिल्ली, उसके बाद हर जगह वेस्ट बंगाल में भी अब ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। तो ये जहाँ भी आपका मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने वाले वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी इसी कंपनी को करते हैं। नया जो उनका बोगी प्लांट आ रहा है हरिद्वार में, उन्होंने वारंट्स भी इशू किए थे बोगी प्लांट्स के लिए। अब वो कंप्लीट बोगी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बोगी वो नहीं होता जहाँ पे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, बस उसके नीचे एक व्हील का अलाइनमेंट होता है। उस व्हील के अलाइनमेंट में बहुत सारी ब्रेक्स होती हैं, सस्पेंशन होते हैं ताकि बम्प्स ना फील हो, टाइम पे ब्रेक लगे, एक्सेल्स वगैरह होते हैं। ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जिससे ट्रेन को मुड़ने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बोगी के कंपोनेंट में होती है। ऊपर को कोच बोला जाता है और नीचे बोगी होती है जिसमें व्हील अलाइनमेंट में सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो वो लोग एंड टू एंड बोगी मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने प्लांट लगाया हरिद्वार में, जो कि जून में ऑपरेशनल हो चुका है, और कंपनी बोल रही है कि उधर से ही बिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो एक अमृत भारत करके भी ट्रेन लॉन्च हो रही है, जो कि वंदे भारत से अलग है। अमृत भारत बेसिकली हाई स्पीड कॉरिडोर में चलेगी और थोड़ा सा मिड लग्जरी सेगमेंट में चलेगी, जो जैसे दिल्ली मुंबई बेंगलुरु, जो ऐसे जो बहुत ही हैवी, जहाँ पे हैवी ट्रैवल्स ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ट्रेन आएगी, और इसके लिए भी एक केपेक्स अलॉट किया गया है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की बात करते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट 570 करोड़ के मार्केट कैप पे है, 22 टाइम्स अर्निंग्स, विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। और रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें हम FY26 ओवर FY25 तो ऑलमोस्ट 43% का था। पैट ग्रू ऑलमोस्ट 53%। एबिटडा मार्जिन was the biggest thing that attracted us. It was 33%. 33% for a precision engineering company is absolutely fantastic. PAT margin at 25%. Debt-free company. Promoter holding at 70%. और OCF पॉजिटिव कंपनी, जो कि उन्होंने 4 करोड़ का एक नंबर रिपोर्ट किया था। बट वी वेंट ऑन टू सी कि और क्या क्या चीज़ें हैं OCF पॉजिटिव को जो कि ऐड कर सकती है। तो वी सॉ कि डेटर डेज जो हैं 54 से 118 हो गए थे। दैट वाज द ओनली कंसर्न फॉर अस। तो मैं आपको कॉल में समझाऊंगा कि कंपनी ने इसका क्या रीज़न दिया था कि डेटर डेज डबल क्यों हुए। ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 150 करोड़ पे है इस टाइम पे, जो कि 1 से 2 साल के अंदर एग्जीक्यूटेबल है। और जो 150 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इट्स ऑलमोस्ट 1.6x ऑफ FY26 रेवेन्यू, जो कि 95 करोड़ के आसपास था। अब कॉल की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कॉल में क्या बोला। कंपनी ने जो नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस दिया है, इट्स ऑलमोस्ट 220 करोड़ रेवेन्यू, जो कि 1.1x और ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ है। पैट मार्जिन दे आर सेइंग दैट दे आर सस्टेनिंग एट ऑलमोस्ट 25%। RDSO अप्रूवल में और सारे कंपोनेंट्स गए हुए हैं अप्रूवल होने के लिए, और ईच एंड एवरी कंपोनेंट व्हेन दे गेट द अप्रूवल वो 15 to 20 करोड़ का डायरेक्ट रेवेन्यू पोटेंशियल कंपनी में ऐड करता है। कंपनी के ऑलमोस्ट 25
एक प्रोडक्ट्स हैं जो जिनको अप्रूवल मिला हुआ है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी अब लिस्ट में गए हुए हैं, वो धीरे धीरे अप्रूव होकर कंपनी के पास आते रहेंगे। दे ऑल आर सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट, कोई भी कमोडिटाइज प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कम मार्जिन मिले या फिर कंपनी ट्रेड कर रही हो। दे आर ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट जिसमें 30-35-40% के भी मार्जिन है, तभी कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है कि दे विल मेंटेन 25% पैट मार्जिन। कंपनी जो हम बात कर रहे थे कि 54 से जो 118 जो डेटा डेज गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो B2G बिजनेसेस में होती है वो ये होती है कि जो डेटर साइकिल होती है ना, वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत धीरे धीरे पैसा रिलीज़ करता है। बट इस बिजनेस में 60 to 90 डेज़ के अंदर कंपनी पैसे रिलीज़ करती है, और कंपनी ने वो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है पैसे, और कंपनी ने बोला है जो हमारा वर्किंग कैपिटल रिसीवेबल जो 32 करोड़ का हमारी बैलेंस शीट पे है, इट्स ओनली बिकॉज जो हमारी बिलिंग होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, मतलब फेब मार्च की साइकिल में बिलिंग की जाती है, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो बुक्स में उनको वो नंबर रिपोर्ट करना पड़ता है। बट जैसे ही अब अप्रैल आता है और रेलवेज के फंड रिप्लेनिश होते हैं, तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट्स मिल जाती है। जो 32 करोड़ का आपको बैलेंस शीट में नंबर दिख रहा है, दैट इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस। कंपनी उसमें ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए अभी तक रियलाइज कर चुकी है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर कोई वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस नहीं है। बीइंग अ B2G बिजनेस एंड अ हाई मार्जिन बिजनेस, कंपनी फाइनेंशियली इज एब्सोल्यूट गोल्ड। और कंपनी ने एक चीज़ और बोली थी कि जो रॉ मटेरियल के जो 75 to 80% ऑफ देयर जो रेवेन्यू बनता है, वो रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ मटेरियल से ही बनता है, क्योंकि मेजरली जो कास्टिंग आयरन्स होते हैं और जो एलिमेंट्स वगैरह रहते हैं जो कि मेनली कमोडिटी है, उन्हीं से कंपनी प्रिसिशन पार्ट्स बनाती है। बट कंपनी ने बोला है कि जैसे जैसे हमारे टेंडर में हमारे डायरेक्टली एक RM क्लॉज होता है कि अगर बाय चांस कल को हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हम गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर्स को जो भी है, दोनों को एक वॉलेटिलिटी क्लॉज होता है, उसमें पास ऑन कर देते हैं कॉस्ट। तो जो हमारा मेजर कंसर्न है कि कल को जो इतने ज़्यादा वॉर्स चल रहे हैं उसकी वजह से अगर रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाता है, तो वो डायरेक्टली कंपनी पास ऑन कर देती है। सो दैट इज़ एन एडेड बेनिफिट इन द टेंडर्स, जो कि कंपनी के मार्जिन हिट नहीं होने देगा। नेक्स्ट थिंग इज, जो कंपनी ने अपना टारगेट रखा है कि अभी वो बोगीज बना रहे हैं, बट धीरे धीरे वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके वैगन्स की तरफ आना चाहते हैं। वैगन्स इज अ कंप्लीट वैगन्स ऊपर की तरफ, मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, फोटो पोस्ट करूंगा मैं इसके साथ ट्वीट के साथ, यू विल सी अ वैगन कि वैगन कैसा दिखता है। तो बोगी से अगर वैगन की तरफ जाएंगे तो उनका और मार्जिन एक्सपैंड होंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड वैगन, और वो साल में ऑलमोस्ट 200 वैगन्स बनाने का टारगेट रख रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद। जो हाईएस्ट रेवेन्यू पोटेंशियल है वो इस प्लांट से जो कंपनी ने हरिद्वार में लगाया, इट्स ऑलमोस्ट 350 करोड़। अभी कंपनी खड़ी है ऑलमोस्ट 90 करोड़, तो इट्स 4x फ्रॉम नाउ, 220 करोड़ नेक्स्ट ईयर, एंड देन 340-50 करोड़ उसके नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद कंपनी वैगन्स की तरफ जाएगी। अब इस बिजनेस में अगर मैं की रिस्क के बारे में बात करूँ, तो वो एक मतलब मेजरली 2-3 रिस्क ही हैं कंपनी में। एक तो है जो इंडियन रेलवेज का जो डिपेंडेंस है वो ऑलमोस्ट 90% है। 90% to 95% रेवेन्यू इंडियन रेलवेज पे डिपेंड करता है। इफ़ एनी स्लो डाउन कम्स इन द रेलवे सेगमेंट, अगर गवर्नमेंट थोड़ा केपेक्स स्पेंडिंग में होल्ड करती है, तो ये कंपनी डायरेक्टली हिट हो जाएगी, क्योंकि इनके जो मेजर पार्ट्स है वो रेलवेज की तरफ ही जाते हैं। सेकेंड थिंग, इस कंपनी ने अभी IPO में पैसे रेज करे थे, उसके बाद दोबारा उन्होंने वारंट्स रेज कर दिया और इक्विटी डाइल्यूशन कर दिया शेयर होल्डर्स का, क्योंकि उन्होंने बोगी वाला प्लांट लगाया था, तो उसमें और वर्किंग कैपिटल के लिए उन्होंने वारंट्स इशू कर दिए, जो कि प्रमोटर होल्डिंग और कम कर देगा। 70 to 60% वो प्रमोटर होल्डिंग चली जाएगी। नेक्स्ट इसकी जो RDSO अप्रूवल है वो डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब अगर उनको पास 25 क्रिटिकल कंपोनेंट्स का अभी है अप्रूवल, तो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो गारंटी नहीं है कि उनकी मिल जाएगी। तो जैसे जैसे अप्रूवल लिस्ट मिलेगी, हो सकता है कि कितना भी टाइम लग जाए, 2 से 5 साल लग जाए, हो सकता है डिनाइल भी हो जाए, तो एक डायरेक्ट थ्रेट रहता है कि कंपनी को RDSO अप्रूवल मेजरली शायद आने वाले कंपोनेंट्स के लिए ना भी मिले। सेकेंड थिंग इज अग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस। कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। इफ़ एग्जीक्यूशन फेल्स एट एनी फ्रंट, तो स्टॉक मेजरली 20-30% बीइंग एन SME स्टॉक यहाँ से करेक्ट कर सकता है। Thank you. That's all from my side. I'll be glad to have your views in the comment section. Thank you, everyone.